ज़िंदगी काफ़ी हसीन होती है और ये लाइन इस वक्त अन्या जी रही थी। सब कुछ परफेक्ट था उसकी लाइफ में और शायद परफेक्ट से भी ज़्यादा। इतना कुछ मिल गया था उससे एक ही ज़िंदगी में कि सब एक खूबसूरत सपने जैसे हो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अन्या किसी काम से मार्केट आती है और अपनी शॉपिंग ख़त्म कर जाने को होती है कि शाम ढल चुकी थी, इसीलिए उसके अंदर कुछ हड़बड़ाहट सी होती है। तभी उसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज़ पड़ती है। हेलो मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान। अन्या अपना नाम यूँ पुकारे जाने पे थोड़ी कंफ्यूज सी, जैसे अपना सिर उठाकर इधर उधर देखती है तो उसकी आंखें चढ़ सी जाती हैं, क्योंकि उसके सामने दिव्यंका थी। अपने होठों पे एक कुटिल स्माइल लिए खड़ी थी। अन्या जिसने उसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था, वो अपने चेहरे पे ना खुशी लिए कि तुम यहाँ इस वक्त। दिव्यंका अपने कदम अन्या के पास बढ़ाते हुए इसके पास सामने आ जाती हैं और अपना बाजुओं की रिलैक्सिंग टोन में कहती हैं, ये कैसा सवाल है? आप लोग तो मार्केट में ही दिखते हैं, पर मुझे कुछ हैरानी हुई, क्योंकि इतने बड़े ख़ानदान की बहू यूँ इतनी छोटी सी मार्केट पे कुछ अलग सा नहीं है? अन्या उसके बात सुन मुस्कुराते हुए कहती हैं, इसमें अलग क्या है? क्या बड़े ख़ानदान के लोग मार्केट नहीं आ सकते? दिव्यंका उसकी बात सुन काफ़ी कैजुअली टोकते हुए कहती हैं, क्या पता मुझे आ भी सकते हैं, अगर बड़े ख़ानदान से जुड़ने के बावजूद उनके अंदर का मिडिल क्लास बल्ट न बदला हो। दिव्यंका की बात सुन अन्या को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसका स्वभाव अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो उससे बहस करना सही नहीं समझती थी। लेकिन उसके चेहरे के भाव और आंखों की नज़र कुछ फीकी सी हो गई। ये देख दिव्यंका जल्दी से खुद को संभाल कर मुस्कान लिए कहती हैं, ये सब छोड़ो, लेट्स गो, हम साथ में आज कॉफ़ी पीते हैं और कुछ पुराने पल एक बार फिर से जीते हैं, चलो ना। दिव्यंका का यूँ अप्रोच करना था देख अन्या सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर उसका रंग यूँ अचानक कैसे बदल गया। वो मना करने के लिए कुछ कहती कि उससे पहले ही दिव्यंका उसका हाथ थाम कहती है, कम ऑन अन्या, चाहे हमारे बीच काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि हम बहनें हैं, जिसने अपना बचपन एक दूसरे के साथ बहनों से भी ज़्यादा सहेलियों जैसा बिताया है। तो फिर क्यों ना आज हम सब कुछ साइड रखकर कुछ पल यूं ही साथ में बैठते हैं, प्लीज़। दिव्यंका के यूं इंसिस्ट करने पर अन्या मना नहीं कर पाती है और हाँ में सिर हिला देती हैं। ये देख दिव्यंका काफ़ी खुश होती है और उसे लिए साथ वाले कॉफ़ी शॉप पे जाती है और दोनों के लिए एक एक कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर वहाँ बैठ जाती है। दिव्यंका मुस्कुराते हुए कहती हैं, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। देख ना पीछे जितनी बार भी हम मिले हैं, सिर्फ जैसे दुश्मनों जैसे हम मिले। मेरा इरादा ऐसे वैसे सच में नहीं था, लेकिन तू तो जानती है मैं ऐसी ही हूँ। जब कोई मुझसे मेरी चीज़ छीन लेता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अन्या उसकी बात सुन उचकते हुए कहती है, मेरी चीज़? दिव्यंका तुम भूल रही हो, शादी कोई चीज़ नहीं है और तुम रुद्र को, और वैसे भी मैंने छीनी नहीं, तुम ही खुद ठुकरा कर चली गई थी। दिव्यंका उसकी बात सुन तपाक से कहती हैं, और अब वापस भी तो आ गई हूँ और मेरी चीज़ मेरी ही होगी। ये सुन अन्या उसे अजीब नज़रों से देखती हैं तो दिव्यंका जल्दी से बात बदलते हुए कहती हैं, चल ये सब छोड़, तुम। तभी टेबल पे कॉफ़ी आती है तो दिव्यंका कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, देखो कॉफ़ी भी आ गई, लेट्स इन्जॉय। अन्या का तो दिव्यंका की बातें सुन एंजॉय करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ बेमन से जैसे ही बढ़ाती हैं उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है, अन्या। ये आवाज़ सुन अन्या का दिल एक पल को धक सा रह जाता है, क्योंकि वो इस आवाज़ को किसी पल में अतीत के पन्नों में अपने दिल में महसूस किया करती थी। वो सहमी सी जैसे अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती हैं तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसके मुंह से धीमी आवाज़ में निकलता है, आयुष। सामने एक लड़का वेटर की ड्रेस में खड़ा अन्या को एक दर्द और खुशी भरी नज़रों से देख रहा था। तभी दिव्यंका खुश होते हुए कहती हैं, और आयुष यार तुम यहाँ, वाट ए प्लेजर सरप्राइज। वहीं आयुष जिसका अन्या को देख चेहरा खिला था तो दिव्यंका की आवाज़ सुन उसकी ओर देख गुस्से में बदल जाता है। वो उससे देख ना खुशी में कहता है, इट्स नॉट ए सरप्राइज दिव्यंका राठी, इट्स योर फॉल्ट, सो मी हियर। दिव्यंका उसकी बात सुन सारा का सारा मुंह बना जाता है। वो उससे गुस्से में घूरती है तो आयुष उसे इग्नोर करता हुआ अपनी बेसमर नज़रें अन्या पे ले जाता है। वो अन्या से काफ़ी कुछ कहने को बेकरार था,
लेकिन उसकी लब्ज़ और आंखें तभी ही थम गई थी जब उसने अन्या की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा। लाइफ उसके साथ इतनी कुरिल हो सकती है, ये तो आज आयुष ने कभी नहीं सोचा था। इसीलिए वो एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, आई एम हैप्पी टू सी यू अन्या। अग्नि, आई होप तुम मुझे पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ कर चुकी होगी। इतना बोल आयुष एक नज़र अन्या को जी भर देख वहाँ से चुपचाप चला जाता है तो अन्या वहीं सुन सी पड़ जाती है। दिव्यंका उसकी बात सुन वो बनाते हुए अपनी कॉफ़ी का सीप लेते हुए कहती है, ये लड़का अभी भी अपनी अकड़ में जीता है। लाइफ कुत्तों जैसे हो गई हैं, औकात चूजे जैसे, लेकिन अपनी अक्कड़ नहीं छोड़नी अब तक। दिव्यंका की बात सुन अन्या काफ़ी शांत लहजे में कहती है, अक्कड़ नहीं दिव्यंका, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं इससे। दिव्यंका अन्या की बात सुन गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीच कहती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट माय फुट। अब तुम अपने पास्ट अफेयर की तरफदारी करना मत शुरू कर देना। दिव्यंका का यूँ कहना अब अन्या के अंदर भी सालों पहले की भड़ास भड़क देता है जैसे। वो उसे गुस्से से घूरते हुए सीधे लफ्ज़ों में कहती हैं, हम बस अच्छे दोस्त थे, हमारा अफेयर नहीं था दिव्यंका, ये बात मुझसे बेटर पता है। दिव्यंका अन्या की बात को हवा में जैसे उड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ, थॉट बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ तुमने अपना फ्यूचर भी देख लिया था, बट अफसोस तुम फ्यूचर जो जी नहीं पाई। अन्या उखड़े लहजे में कहती है, थॉट डिफरेंट थिंग दिव्यंका, वो मेरी मॉम के बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। तो सिंपल सी बात है, और वैसे भी जब से हम ये सब, तब हम काफ़ी आम मैच्योर ही थे और मेरे दिल में ऐसा कोई प्यार नहीं था आयुष के लिए। मैंने कभी उसके लिए वैसी फीलिंग महसूस नहीं कि मुझे कोई रिग्रेट हो। हाँ, शायद हम साथ होते, लेकिन 3 साल पहले उस हादसे ने इतना। बोलते बोलते अन्या खामोश हो गई और उसकी आंखों में जैसे दर्द सा उतर आया। वो सारे अतीत के पन्ने अन्या में सामने लहराने लगे। अन्या के बोलते बोलते खामोशी के साथ उसके बदले के भाव को देख दिव्यंका जैसे आग में घी के जैसी मुस्कान को मन में दबाते हुए कहती है, तुम्हें खुद से दूर कर दिया। अन्या के बोलते बोलते खामोशी के साथ उसके बदले भाव को देख दिव्यंका जैसे आग में घी जैसी मुस्कान को मन में दबाते हुए कहती हैं, तुम्हें खुद से दूर कर दिया। दिव्यंका की बात सुन अन्या एक नज़र उसे उठाकर देखती है, फिर अपनी नज़र फेर लेती है। दिव्यंका अपनी मुस्कान छुपाते हुए एक झूठी हमदर्दी के साथ उसके हाथ पे अपना हाथ रख कहती हैं, लिसन बेबी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं है और न वो तो सब तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो इट वॉज एन एक्सीडेंट यार। आई नाउ पास्ट में तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन देख फ्यूचर में उसका डबल तुम्हें मिल ही रहा है। लवली, केयरिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिच हस्बैंड तो काफ़ी बेटर है उस आयुष से। एंड आई एम आल्सो हैप्पी कि रुद्र ने तुम्हें तुम्हारे उस अतीत के साथ अपना लिया एंड रिस्पेक्ट दिया जो आम लोगों से उम्मीद नहीं रख सकते। इट्स वॉज वेरी ग्रेट यार। दिव्यंका की बात सुन अन्या अपनी नज़रें उस पर डालती हैं उसके कहने पर कि रुद्र उसे अतीत के साथ अपनाया है। ये सुन तो अन्या के चेहरे का रंग कुछ फीका सा हो जाता है और साथ ही उसका दिल घबरा सा जाता है। वो अपनी नज़रों में घबराहट लिए दिव्यंका को देखती हैं तो दिव्यंका क्यूरियस निगाहें लिए कहते हैं, क्या हुआ अन्या, डोंट टेल मी कि तुमने उससे कुछ बताया नहीं, वो तुम्हारे डार्क पास्ट से अनजान है। दिव्यंका के ऐसे पूछने पर अन्या और भी ज़्यादा घबरा सी जाती हैं। दिव्यंका की आंखें उससे इस कदर देख रही थी जैसे उसके अंदर झांक वो सच्चाई जान ले गई। ये सब महसूस कर अन्या हड़बड़ाहट में उठते हुए कहती है, ये ऐसे बातों के लिए कोई सही समय नहीं है दिव्यंका। फिर अपना पर्स उठाकर अपने हाथों में पहनी घड़ी देख वो जल्दी से कहती हैं, आई गेस मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे चलना चाहिए, थैंक यू फॉर कॉफ़ी। इतना बोल अन्या खुद को संभालते वहाँ से निकल जाती हैं। उसके चलने में हड़बड़ाहट और नज़रों में हिचक और गड़बड़ाहट देख दिव्यंका उससे पीछे से पुकारती हैं और रोकने के लिए, पर अन्या नहीं रुकती। दिव्यंका उसे यूँ देख मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पे काफ़ी आराम से टिक कर कहती हैं, अन्या 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 बेबी, तुम इतनी भोली और डरपोक हो कि पल में डर जाती हो। मैं जानती हूँ तुमने कभी रुद्र को वो बात नहीं बताई, क्योंकि तुम जैसी लड़की के लिए वो राज एक दर्द और शर्म से भरा होता है। और रही बात रुद्र को जानने के लिए, वो डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, लेकिन अपने तरीके से, वो भी सही वक्त पे। फिर उसके बाद तुम उसके लाइफ से आउट और मैं इन।
ये बोलते बोलते दिव्यंका की मुस्कान काफ़ी कुटिल हो चुकी है। वहीं दूर खड़ा दीवार के साइड में खड़ा आयुष दिव्यंका को देख रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में दिखते कुटिल इरादे उसे छुपे नहीं थे। उसे ये नहीं पता कि आखिर उसके और अन्या के बीच बात क्या हुई, लेकिन वो इतना जान गया था कि दिव्यंका ने जानबूझकर अन्या को किसी बात से उसे डराया है। इसीलिए वो जब कैफ़े से निकली तो उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। वो दिव्यंका अब काफ़ी अच्छे से जानता था, क्योंकि वो तीनों स्कूल टाइम में साथ पढ़े थे। आयुष भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था और अन्या उसके मोम की दोस्त की बेटी थी। इसीलिए उसका इस वजह से शुरू से अन्या के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहा करता था। कब आयुष के लिए प्यार में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। आयुष काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा और शुरू से अन्या के प्रति काफ़ी जेंटल और केयरिंग, जिसे देख कोई भी लड़की जल जाए। कॉलेज में आते आते आयुष ने अन्या को प्रपोज किया। उसके बाद अन्या ने पहले तो मना किया, लेकिन आयुष के लगातार कोशिश के बाद अन्या मान गई फॉर कैजुअल रिलेशनशिप। पर अन्या ने कभी उससे वो फीलिंग नहीं शो की जो एक रिश्ते में होनी चाहिए। आयुष को जो रिलेशनशिप में आने के बाद भी एक फ्रेंड के जैसा ट्रीट करती थी, और वही आयुष को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अन्या का साथ चाहिए था। आयुष ने सब प्लान जैसे पहले से कर लिया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन को उससे सगाई कर लेगा और उसके बाद 2 साल में खुद को सेटल कर वो उससे शादी कर लेगा। ये प्लान उससे अन्या से भी शेयर किया था, तो अन्या ने ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं जताई, जिस बात से आयुष काफ़ी खुश था। वो अन्या का काफ़ी ख्याल रखता था और हर वक्त उसे स्पेशल फील कराने का मौका ढूंढता था। ये सब काफ़ी परफेक्ट था, लेकिन इस परफेक्ट को जैसे नज़र लग गई, और वो नज़र किसी और की नहीं बल्कि दिव्यंका की थी। वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती थी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी को मिले। उसे अन्या से जलन होने लगी थी, जिसकी वजह से उससे काफ़ी बार आयुष को भड़काना चाहा, कुछ पेनप्लेट पर खुद उसके करीब आना चाहा, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। पर आयुष को नहीं पता, लेकिन अचानक एक वक्त अन्या का बिहेव उसके प्रति चेंज हो गया और उसने ब्रेकअप कर लिया। जिस बात की वजह आयुष नहीं जानता और न समझ पाया, लेकिन इस बात से वो काफ़ी हर्ट हुआ। उसने अन्या को माफ़ी मांगने की कोशिश की। अंततः अन्या ने उसके कोशिशों के साथ भी होती अगर दिव्यंका बीच में आकर आयुष को मेंटली वीक कर उसके साथ मेकआउट ना किया होता, और ये चीज़ अन्या ने खुद अपनी आंखों से न देखा होता। इस बात का अन्या ने उस वक्त ही उस पर नहीं डाला, जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। लेकिन आयुष काफ़ी हर्ट हो गया था और ख़ुद को जैसे अन्या के लिए गिल्टी महसूस करता। आखिर उसने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कमज़ोर पड़ने से तबाह कर दी। वो गुस्से में आ चुका और दिव्यंका से बदला लेना चाहता था, पर वो भूल गया था अपनी औकात। दिव्यंका उसे कॉलेज से रेसिंग गेट करवाकर निकलवा दिया, जिसके बाद आयुष की लाइफ का सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया। उसके डैड की मौत भी उस साल बीमारी के कारण से हो गई और आयुष के कंधों पर सारी बोझ पड़ गया। पढ़ाई न पूरी होने की वजह से उसका एक परफेक्ट कैरियर का सपना ही रह गया। वो आज एक वेटर का जॉब अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। वो अगर अपनी ज़िंदगी में किसी ने सबसे ज़्यादा नफरत करता है तो वो दिव्यंका है। वो उसे यूँ अन्या को तकलीफ देख खुश होते हुए देख अपनी मुठ्ठियाँ गुस्से में कसते हुए दीवार पे मार कर कहता है, दिव्यंका, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो दूसरों को तकलीफ़ देकर खुद का महल सजाती है। तुमने मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं अन्या की नहीं होने दूंगा। वजह क्या है और तुम्हारा इरादा क्या है, ये दोनों मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं अन्या के साथ हूँ। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। दिव्यंका की खुशी उसके अंदर सुई के जैसे चुभ रही थी। अन्या जब तक लौटी तब तक शाम से रात हो चुकी थी। वो घर आते ही सबसे पहले हॉल में से गुजरते हुए एक नौकर से पूछती हैं, रुद्र आ गए क्या घर? वो नौकर अन्या के इतने घबराए हुए एक्सप्रेशन कुछ असमंजस में एक नज़र उसे देख अपना सिर झुकाकर कहता है, जी मैम, अभी 10 मिनट पहले ही आए हैं और आते ही आपके बारे में पूछा है। कमरे में है अभी वो अपने। नौकर की बात सुन अन्या एक नज़र सीढ़ियों से ऊपर देखती हैं, फिर उससे जाने का बोल जल्दी से अपने कदमों को तेज कर कमरे की ओर जाने लगती हैं। वो मन की घबराहट को अपनी लंबी सांसों में शांत किए खुद से कहती हैं, अब और नहीं रुद्र, मैं इस गिल्ट और डर में नहीं जी सकती और न किसी को
मेरे डर का फ़ायदा उठाने दे सकती हूँ। जानती हूँ ये बहुत बड़ा कदम, उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा होगा मैं नहीं जानती। आप मुझे गुस्सा करेंगे या मुझे समझेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना चाहती हूँ आप जो चाहे करें, बस मुझे खुद से दूर कभी ना करें। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़। अन्या की सारी बातों के बीच अन्या की आंखों में नमी सी छा गई। उसका दिल डर से कितनी जोर से धड़क रहा था ये वही जानती थी। अन्या के पांव घबराहट में जैसे जम से रहे थे। कितना समझाया था उसने अपने दिल को, लेकिन उसका दिल रुद्र की खोने के डर से अपने दिल से निकल नहीं पा रहा था। इन बीच अन्या कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा खोले, पर काफ़ी अपने दिल को हौसला देने के बाद जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि उससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और रुद्र कमरे से जैसे ही बाहर आता है सामने अन्या को यूँ देख उचक सा जाता है। वह दरवाजे की तरफ अपनी एक ब्रो उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ दरवाजे पे? अन्या रुद्र के सवाल और भी ज़्यादा घबरा गई। वो अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए कहती है, हाँ वो बस अंदर ही आ रही थी। नौकर ने कहा आप मुझे ढूंढ रहे हैं, कोई काम था? अन्या का जवाब सुन रुद्र उसके करीब आता है और उसके गालों को पकड़ उसके चेहरे को होल्ड करते हुए उसके माथे पे किस करता है। नहीं, वो मुझे बस देखना था, मेरे घर आने का ही जल्दी वजह जो तुम हो। रुद्र की बात सुन अन्या उसकी आंखों में देख हल्का मुस्कुराती है, तो रुद्र उसकी आंखों में कुछ खालीपन देख फिक्र से कहता है, क्या हुआ वाइफी, सब ठीक है? रुद्र के पूछने पर अन्या अपनी हड़बड़ाहट में जल्दी से कहती है, हाँ सब ठीक है। रुद्र कुछ शक से उसे देख कहता है, तो तुम्हारी आंखें यूँ गुमसुम क्यों हैं? रुद्र यूँ देखने और एक के बाद एक सवाल पूछने से अन्या जल्दी से खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा थक गई हूँ ना, शायद इसीलिए। रुद्र उसकी बात सुन एक बार फिर कंफर्म किए पूछता है, आर यू श्योर? अन्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है, तो रुद्र उसके माथे को दोबारा चूमते हुए कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं स्टडी रूम में हूँ। इतना बोल रुद्र एक बार उसके गालों को सहलाते हुए जाने लगता है, तो अन्या झट से उसका हाथ पकड़कर कहती है, रुद्र सुनो ना। रुद्र उसके रोकने पे उसकी ओर पलट कर कहता है, अन्या इधर उधर देख खुद को रिलैक्स कर कहते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र अन्या की बात सुन एक नज़र अपनी घड़ी को देख कहता है, वाइफी अगर अर्जेंट ना हो तो हम कुछ देर बात कर सकते हैं। वो एक्चुअली अभी मेरी फ़ोन क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल मीट हैं, सो अभी पॉसिबल नहीं है। मैं उससे जल्दी ख़त्म कर तुमसे और तुम्हारे पास आता हूँ, ओके? अन्या उसकी बात सुन उसे रोक नहीं पाती और बस हल्के से सिर हिलाकर उसका हाथ धीरे से छोड़ देती है। रुद्र उसके गाल पे प्यार से हाथ रख उसे रेस्ट करने का बोल चला जाता है। अन्या बस उसे जाता देख अपने मन में कहती हैं, कितनी मुश्किलों से ये हिम्मत मिली थी और अपने इंतज़ार की जंजीरों में बांध मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल कर दी है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आज आपको सब कुछ बताकर रहूँगी, ताकि फ्यूचर में हमारे बीच कोई ना आ सके, ना कोई गलतफहमी हो सके। इतना सोच अन्या अपने मन में पक्का इरादा कर कमरे में चली जाती हैं और रुद्र का इंतज़ार करने लगती हैं। अन्या कमरे में ही बेसब्री के साथ दिल में घबराहट लिए रुद्र का इंतज़ार कर रही थी। आज जैसे वो अपने को पूरी तरह से राजी कर रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो आज रुद्र को सब कुछ बता देगी, चाहे वो सब कितना ही दर्द भरा क्यों ना हो। लेकिन उसका इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था कि अन्या ने अपने बेसब्री में वहाँ का रास्ता न नापा हो। आज जैसे बीते वक्त भी उसके दिल की घबराहट बढ़ाई रही थी। सिर्फ अन्या अंतर थक कर सोफे पर आ जाती हैं और वहीं बैठी बैठी रुद्र का इंतज़ार करने लगती है। निगाहें एक पल को भी दरवाजे का रास्ता नहीं छोड़ती और कब उसका इंतज़ार रातों के अंधेरे में खोता हुआ उसकी आंखों को बंद कर दिया, अन्या को कुछ पता ही नहीं चला। वह वहीं सोफे पे सिमटकर सो चुकी थी। सुबह का वक्त, फ़ोन के रिंग से अन्या की नींद अचानक ही उचक सी जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठती है तो खुद को बेड पे ब्लैंकेट के अंदर पाकर वो असमंजस में एक पल पड़ जाती है। फिर अगले पल रुद्र का ख्याल आते ही अन्या अपनी बेसब्र निगाहें अपने बेड के आसपास डोराते हुए कमरे में चारों तरफ देखती हैं, लेकिन उसे रुद्र कहीं नज़र नहीं आता।
और इसी बीच उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है जो इस वक्त 9 बजा रहे थे। ये देख अन्या कुछ हड़बड़ा सी जाती है क्योंकि वो लेट हो चुकी थी और रुद्र इस वक्त तक ऑफिस के लिए निकल चुका होता था। कल रात की बेचैनी भरी नींद में उसे पता ही नहीं चला रुद्र कब आया और कब निकल गया, और इस वजह से वो उससे अपने दिल का हाल भी नहीं कह पाई। अन्या ये सब देख अपना सिर पकड़ कहती हैं, ओ सिट, मेरी बात फिर अधूरी रह गई, पर इन्होंने तो मुझे सुबह उठाया ही नहीं। अब न जाने अपनी बात कहने के लिए कितना इंतज़ार करना होगा, और अगर कहीं इन्हें कहीं और से पता चल गया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात अगर पता चलनी होती तो मैं खुद बताऊंगी, और आज ही बताऊंगी। वो ये सब सोच जल्दी से अपना फ़ोन उठाने के लिए टेबल पर हाथ बढ़ाती है तो उसे वहाँ एक रोज़ के साथ एक पेपर मिलता है। अन्या उस गुलाब को हाथ में लिए प्यार से देख उस पेपर को पढ़ने लगती हैं। रुद्र के अल्फाज थे, माय लवली वाइफ, जानता हूँ जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो तुम्हारी सबसे पहली निगाहें मुझे ही तलाशेगी। मुझे ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी आना पड़ रहा है। तुम्हें उठा भी सकता था, लेकिन तुम्हें इतने प्यार से सोता हुआ देख मेरा दिल नहीं माना। तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी मॉर्निंग किस ले ली है। और रही बात हमारी कल की अधूरी बात की, तो वाइफ ही वो हम आज साथ में लंच करते हुए भी कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू एंड लव यू सो मच। रुद्र का यह सुबह सुबह प्यारा सा मैसेज पढ़ अन्या के चेहरे पर हल्की सी सही लेकिन सुकून और प्यार भरी मुस्कान बिखेर गई, और साथ ही दिल में तसल्ली कि आज दोपहर में वो सब कुछ रुद्र को बता देगी। ये सब सोच अन्या अपना फ़ोन चेक करती है जहां उसकी माँ का कॉल आया था। अपनी माँ का सुबह सुबह कॉल देख अन्या की बहन कुछ तन गई। वो जल्दी से अपनी माँ को कॉल बैक करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोपहर होने को आई थी और रुद्र की मीटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। रुद्र प्रेजेंटेशन देख काफ़ी इम्प्रेस हुए। मिस्टर वियांश से कहते हैं, आई मस्ट, ये मिस्टर वियांश और टीम वर्क वेरी वेल, गेट टॉप सक्सेस, टीम टाइम और प्रोजेक्ट विल। मिस्टर वियांश अपने बॉस के मुंह से चंद तारीफ के लफ्ज सुन फूले नहीं समाये रहे थे। वो खुशी से भर कहते हैं, थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच, लाइक फॉर टीम वर्क, इट्स माई प्लेजर, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट्स हैंसली फॉर गो मिस दिव्यांका राठी, सी इज़ अबाउट सलेट वेरी हार्ड वर्कर। मिस वियांश के मुंह से दिव्यांका की तारीफ सुन रुद्र एक नज़र उसे देख काफ़ी आराम लहजे में कहता है, या थॉट गुड, हर वर्क इज़ वेरी इम्प्रेसिव, ओके लेटर वे टॉक अबाउट उधर पॉइंट, मीटिंग इज़ ओवर फॉर नाउ। रुद्र अपनी बात कहकर चुपचाप जल्दी से वहाँ से चल देता है। सारे एम्प्लॉयज़ भी एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर व्यास रुद्र के मुँह से दिव्यांका की तारीफ सुन उसे एक गुड न्यूज़ खुद देते हैं और उसे कांग्रेचुलेसन भी कहते हैं, लेकिन दिव्यांका के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे उसे कुछ और अब चाहिए था, जिसका एहसास मिस्टर व्यांस को नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र बेसब्री से अपनी घड़ी को बार बार ताकते हुए जल्दी से केबिन में आता है और चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए केबिन के खाली देख उससे कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका लेटर मिलने के बाद अन्या अब तक केबिन में उसका इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। रुद्र केबिन में इंटर कर अपने टेबल पर जाता है और इंटरकॉम प्रेस कर कहता है, अमन मैम ऑफिस आई हैं क्या? उधर से अमन की आवाज़ आती है, नो सर, मैम ऑफिस नहीं आई हैं अब तक, या बट उसका कॉल ज़रूर आया था आपके बारे में पूछने के लिए, मैंने बता दिया आप मीटिंग में हैं। ये सुन रुद्र सोचता है, ओके बोल फ़ोन काट देता है और ड्राइवर से अपना फ़ोन निकाल उससे वन कर चेक करता है। उसकी भौहें तन जाती हैं क्योंकि वहाँ अन्य के 7 से 8 मिस कॉल कर ढेर सारे मैसेज थे। रुद्र उसे मैसेज को ऑन कर चेक करता है तो मैसेज कुछ इस तरह से, आप कहाँ हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, जवाब तो दे। रुद्र पापा, अन्या ने डैड केवंदर जी का एक्सीडेंट हो गया है, माँ का फ़ोन आया था, मुझे घर जाना होगा, मैं अभी निकल रही हूँ, माँ अकेली है, साहिल भी नहीं है, सॉरी मैं आपसे पूछ नहीं पाई। अन्य के ऐसे मैसेज पढ़ रुद्र जल्दी से अन्य को कॉल करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये सब काफ़ी सुदैन था। रुद्र जियान को केबिन में बुलाता है और अन्य के पेरेंट्स को देख रेख के लिए डॉक्टर्स और उनकी टीम को वहाँ भेजने को कहता है। रुद्र भी निकलने को होता है कि अमन
उससे काफ़ी अर्जेंट मीटिंग का बताता है, जिसकी वजह से वो अन्या के पास नहीं जा पाता। मीटिंग अगर सिर्फ पैसों का होता तो रुद्र छोड़ भी देता, लेकिन यहाँ काफ़ी सारे वर्कर्स का सवाल था, इसीलिए रुद्र को मजबूर हुए वहीं रुकना था और अपने मन में कहता है, आई एम सो सॉरी वाइफी, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता। आई एम सो सॉरी। वही दिव्यांका ऑफिस से बाहर निकल एक कैफ़े में जाती है और वहाँ आराम से एक कॉफ़ी ऑर्डर कर अपने फ़ोन को ताकने लगती है, जैसे किसी का कॉल का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे देख दिव्यांका जल्दी से अपने कॉफ़ी का मग साइड रख फ़ोन उठाती है और जल्दबाजी में कहते हैं, डैड गिव मी गुड न्यूज़। फ़ोन के दूसरी तरफ से मिस्टर शैलेश राठी की काफ़ी सुकून भरी आवाज़ आती है, बेटा है गुड न्यूज़ ही है। अन्या अपने पिता का एक्सीडेंट की खबर सुन सब कुछ छोड़कर दौड़े दौड़े आ गई। जैसा सोचा था, अब तुम रिलैक्स करो और अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि जैसा हालत केवेंद्र की है वो 10-15 दिन यहाँ से हिल नहीं पाएगी। अपने पिता की बात सुन दिव्यांका काफ़ी रिलैक्स होते हुए एक मुस्कान के साथ कहते हैं, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू डैड। शैलेश राठी अपनी बेटे का थैंक यू सुन हंस देते हैं और तो दिव्यांका कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे डैड आपने ज़्यादा कुछ केवेंद्र अंकल ठीक तो है ना। अपने बेटी का यूँ शक देख शैलेश राठी कुछ उखड़ते हुए टोन में कहते हैं, अरे रिलैक्स, वो ठीक है। अब तेरा बाप जरूर अपने अक्कड़ पे रहने वाला इंसान है, पर खूनी थोड़ी है जो तुम ऐसा वैसा सोच रही हो। मेरी केवेंद्र से दुश्मनी थोड़ी है। अपने पिता की बात सुन दिव्यांका मुस्कुरा देती है और फिर अन्या को वहाँ रोकने का कहकर कॉल कट कर देती है। दिव्यांका फ़ोन काटकर एक डेविली स्माइल लिए अपने फ़ोन को उंगलियों पर घुमाते हुए कहती है, माय डियर सिस, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी लाइफ में मेरे होते हुए सब कुछ इतना आसान होगा। जानती थी कि तुम अपना अतीत बताने के लिए तड़प रही होगी अपने पति को, लेकिन अगर तुम इतने सीधे सपाट बनकर अपना अतीत अपने पति के सामने रख दोगी तो मुझे मेरी जगह कैसे मिलेगी। अब तुम्हारा अतीत ही मेरे मिसेस दिव्यांका रुद्र राय चौहान बनने की सीढ़ी होगा। तुम वहाँ अपने बीमार पिता की खातिरदारी करो और मैं यहाँ तुम्हारे पति की। इतना बोल दिव्यांका अपने पर्स से पैसे टेबल पर रख मुस्कुराते वहाँ से चली जाती है। अन्या जब तक वहाँ पहुँची तब तक उसके पिता का बेस्ट ट्रीटमेंट रुद्र के कहने पर शुरू हो चुका था। एक छोटा एक्सीडेंट था जिसमें केवेंद्र जी को सिर पर हल्की सी और खरोच आई थी, पर पाँव में हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर था जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर केवेंद्र जी का फुल चेकअप कर चुके थे और सारे टेस्ट भी। रुद्र ने जैसे उनके लिए डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी थी। सारिका जी और अन्या तो उन्हें ऐसे देख काफ़ी बुरा हाल हो रहा था। अन्या तो अपने पिता को यूँ देख सांस ही थम रही थी, उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। अन्या कभी अपने पिता को यूँ नहीं देख सकती थी, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक उसके पिता ही उसके सबसे बड़ी ताकत थे, और उसकी ताकत को यूँ कमज़ोर देख अन्या का क्या हाल हो रहा था वो वही जानती थी। उन्हें तब तक राहत नहीं मिली जब तक डॉक्टर ने उन्हें एश्योर नहीं कर दिया वो ठीक है और मेडिसिन की वजह से उन्हें कल तक होश आ जाएगा। ये जान सारिका जी और अन्या की जान में जान आ गई। सारिका जी केवेंद्र जी के पास बैठी थी कि अन्या बाहर से उनके लिए खाना लाती हैं और उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रख कहती है, माँ आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप अब ठीक, पापा अब ठीक है तो कुछ खा लो। अन्या की बात सुन सारिका जी अपनी दबदबी आंखों को उठाकर अन्या को देखती हैं, फिर नाम में सिर हिलाते हुए उनका हाथ अपने हाथों में लिए फपक कर रो पड़ती है। अन्या अपनी माँ को यूँ देख उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती हैं, तो सारिका जी केवेंद्र जी को देख कहती हैं, देखना लाडो क्या हो गया है, अभी तो ये कह रहे थे कि अपनी लाडो की ज़िंदगी में खुशियाँ देख उन्हें अपनी ज़िंदगी 10 साल और बढ़ती नज़र आ रही है, और इन बढ़ती ज़िंदगी में न जाने कितनी सारी खुशियों की चाबी मिल रही है इन्हें, पर देख खुशियों की चाबी की आड़ में इन्होंने गम की चाबी उठा ली। देखना मुझे सताने की आदत जाती नहीं है इनकी, अब तक उठ ही नहीं रहे हैं। इतना बोलते बोलते सारिका जी टूटी सी गई। जिन आंसुओं को वो ना जाने कब से संभाल हिम्मत बनाती थी, वो अपनी बेटी के सारे सब बहा देना चाहती थी। अन्या अपनी माँ को यूँ देख नहीं पा रही थी, लेकिन वो इस वक्त अपनी माँ के आगे टूटना नहीं चाहती थी, इसीलिए उनकी हिम्मत
बने वो इनके आंसू साफ करते हुए आंखों में विश्वास ले कहती हैं, माँ सब ठीक होगा, पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस आप हिम्मत रखो और कुछ ना कुछ खा लो। अगर पापा उठे और आपको यूँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, प्लीज़ मेरी खातिर। अन्य के लाख समझाने पर सारिका जी अंत में थोड़ा बहुत खा लेती हैं, फिर अपनी माँ को सुलाकर खुद अपने पिता को एक नज़र दे कमरे से बाहर आ जाती हैं और कॉरिडोर की बालकनी में आते हुए अपने थामे आंसू को बहाने के लिए छोड़ देती हैं। उससे समझ नहीं आता कि हर पल उसके साथ ऐसा क्यों होता है। इस वक्त वो काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी।